सो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक। और पिछली क्लास के अंदर जो हम आरटी की धाराओं के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने जो है 12 धारा पढ़ चुके थे और उसके आगे की जो है धाराएं अपन आज इस क्लास में जिसका पार्ट 2 है इसके अंदर कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर जो है मैंने पहले से ही एक सिस्टमेटिक रूप से एक शॉर्ट नोट्स के अंदर जचा दी है, जिससे कि अपना जो है समय बच सके और हम समय पर जो है इनको पढ़ सके अच्छे से। तो चलिए देखते हैं। 12 तक अपन ने कंप्लीट कर चुके थे। आरटी की धारा जो 13 है, 13 मतलब धारा नंबर 13 है, वो क्या बोलते हैं 13 को, 13 को इंग्लिश में बोलते हैं 13। ठीक है, 13 मतलब टी से याद आ जाएगा टेस्ट, टेस्ट नहीं, 13 टेस्ट नहीं। ठीक है, तो टेस्ट नहीं मतलब जब भी बच्चा एडमिशन के लिए जाता है तो उसको अगर वो बोल दे कि यहाँ पे इंटरेस्ट टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग जो है बच्चे को वापस एडमिशन दिया जाएगा या ऐसा कुछ करके उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे या ऐसे। तो विद्यालय के अंदर जो है एडमिशन के लिए जो है टेस्ट लिया जाता है, तो वो टेस्ट नहीं लिया जाएगा। टेस्ट नहीं, 13 मतलब टेस्ट नहीं। कोई भी इंट्रेंस टेस्ट हो, इंट्रेंस वो नहीं होगा इसके तहत। मतलब यदि अगर टेस्ट हुआ और जो है वहाँ की प्रिंसिपल है, टीचर है, उन्होंने टेस्ट लिया बच्चे का, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। फर्स्ट बार में अगर वो पकड़े गए टेस्ट लेते हुए तो उनको 25,000 रुपये दंड के रूप में, और अगर सेकंड बार पकड़े गए तो 50,000 रुपये दंड जुर्माना है एक तरह से। और अगर या फिर ये तो हो गए फर्स्ट बार सेकंड बार के अंदर, और कैपिटेशन फी जितना उन्होंने डिमांड की है इंट्रेंस एग्जाम के लिए, फिर मांगी है जितने फीस, उसका जो है 10 गुना जो है उनको जुर्माना देना पड़ेगा। ये जो अपने है आरटी की धारा 13 के अंदर जो है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ पा रहे हैं। और ठीक है, तो धारा नंबर जो है नेक्स्ट अपने है धारा 14। तो इसके अंदर जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा। जो विद्यालय के अंदर जब बच्चा एडमिशन के लिए आता है, उसके अभिभावक भी जब साथ में आते हैं, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो है माता पिता पढ़े लिखे नहीं वो रहते, जिस कारण जो है उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है समय पर नहीं बन पाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट जो है जन्म प्रमाण पत्र, जिसके अभाव के अंदर बच्चे का एडमिशन नहीं रोका जाएगा। तो ऐसे नहीं बोला जाएगा जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ तभी हम एडमिशन करेंगे। उस स्थिति के अंदर जो है अभिभावक के द्वारा जो मान्य तिथि है वही मान्य की जाएगी। कि अभिभावक बोले ना 20 अगस्त को पैदा हुआ था, तो 20 अगस्त को ही मान्य जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके माता पिता है, उनसे बेहतर बच्चे को कोई नहीं जानता। इस कारण जो है माता पिता द्वारा बताई गई तिथि ही उस कंडीशन में जो है मान्य होगी। ये अपना आरटी की धारा जो है 14 बोलती है। समझ में आया? धारा 13 के अंदर जो है इंट्रेंस टेस्ट वगैरह जो है कुछ भी नहीं लिया जाएगा। टेस्ट नहीं, फर्स्ट बार पकड़े गए 25,000, सेकंड बार में 50,000, या फिर कैपिटेशन फी जितना डिमांड किया जाता है वो फी उसका 10 गुना जो है जुर्माना रहेगा। और आर्टिकल जो धारा जो 14 है उसके तहत जो है जन्म प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट है जो नहीं मांगा जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं धारा 15 की। धारा 15 की, आरटी धारा 15, जिसके अंदर बात की जा रही है प्रवेश पर रोक नहीं होगी। भाई एडमिशन जो होता है, बच्चों के एडमिशन पे रोक नहीं होगी। कब तक नहीं होगी? भाई बच्चा बीच में भी आता है, कोई लेट एडमिशन लेता है, तो उसको ऊपर रोक नहीं होगी। स्कूल वालों को एडमिशन करना रहेगा। और कब के लिए? 15 को 2 से गुणा किया तो क्या आता है 30। ठीक है, तो 30 से अपन को याद रहना है 30 सितंबर। 30 सितंबर तक जो है बच्चे का एडमिशन विद्यालय के अंदर आराम से किया जाएगा। और वो विद्यालय के अंदर जो है प्रधानाचार्य है या फिर जो भी संचालक है वहाँ के, वो मना नहीं कर सकते एडमिशन के लिए, प्रवेश पर रोक नहीं की जाएगी। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं धारा 16 की। धारा 16 जैसे वो पहले था कान पकड़ के रोले या फिर कान पकड़ की मोड़ी, ऐसा कुछ था, तो उसको हमने लिंक किया ट्रिक के माध्यम से। तो 16 मूड पकड़ रोले, मतलब 16 मूड पकड़ रोले, रोने की स्थिति नहीं आए। भाई रोने की स्थिति कब नहीं आएगी? जब बच्चा फेल नहीं होगा। फेल होगा तब रोते हैं अधिकतर बच्चे, लड़कियां तो खास कर रोती है। ठीक है, तो निष्कासित हो गया तब रोकता है। ठीक है, अगर सस्पेंड कर दिया स्कूल से, ज्यादा बदमाशी है शैतानी की, तो ये दोनों कंडीशन जो है बच्चे के साथ नहीं की जाएगी। ना बच्चे को 8वीं क्लास तक फेल किया जाएगा और ना निष्कासित किया जाएगा। तो ये अपने जो है धारा 16 के अंदर है, जिसे अपने आरटी की धारा 16 के अंदर बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा, निष्कासित नहीं किया जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 17 की। ठीक है, धारा 17 के अंदर हम बात कर रहे हैं 17, हिंदी के अंदर 17 ही बोलते हैं। 17 का मतलब मस्त रहे। ठीक है, 17 मस्त रहे। अब बच्चा मस्त कब रहेगा? बच्चे को सुबह सुबह आगे पीट दिया, पीट देने पे क्या होगा? उसका रोने लग जाएगा, पूरे दिन दिमाग खराब रहेगा, ऑफ रहेगा मूड। तो मस्त कब रहेगा वो? जब उसकी पिटाई नहीं होगी और मानसिक प्रताड़ना, मतलब किसी प्रकार का उसे प्रेशर नहीं दिया जाएगा,
किसी प्रकार का टॉर्चर नहीं किया जाएगा। तो इन दोनों से फ्री रहने के लिए है ये। तो धारा 17 के अंदर है 17 मस्त रहे। मस्त कब रहेगा बच्चा? जब पिटाई नहीं होगी, मानसिक प्रताड़ना नहीं होगी। तो मानसिक प्रताड़ना और पिटाई नहीं करने का इसके अंदर प्रावधान है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में जो है धारा 18, 19, 20 यहाँ से बहुत कम रेट केस में मतलब पूछते नहीं है क्वेश्चन, इसलिए है ना इसको नहीं किया हुआ है। इसके अंदर जो है 18 से लेकर 20 तक 19-20 के अंदर जो प्राइवेट स्कूल है, निजी विद्यालय जिसे हम बोलते हैं, उसको ओपन करने के जो नियम गाइडलाइन वगैरह है वो इसके अंदर जो है शामिल की गई है। तो उनको ओपन करने के क्या क्या नियम हो सकते हैं और कैसे संचालन किया जाता है, तो 18, 19, 20 में धारा के अंदर उनको समाहित किया गया है। उसके बाद में हम बात करें धारा 21 की। धारा 21 के अंदर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMC जो है इसका उल्लेख है धारा 21 के अंदर आरटी के अंदर, जिसके अंदर जो है सदस्य होगा, सदस्यों की संख्या होगी 15। वर्तमान जो सदस्य संख्या है उसकी 16 है। और महिला जो है, महिला के लिए 50% इसके अंदर महिला होने अनिवार्य है। और अभिभावक है जो छात्रों के माता पिता होते हैं उनकी संख्या 75% जो है होना अनिवार्य है। और SC ST जो छात्रों का अनुपात है उस हिसाब से उनकी संख्या निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा हम देखते हैं इसके अंदर जो SMC होता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, वे स्कूल के प्रबंधन के लिए जो कमेटी होती है, ठीक है, समिति, उसकी बैठक होगी, साधारण बैठक होती है 3 महीने में एक बार। वह 3 महीने में मिनिमम एक बार बैठक होना अनिवार्य किसकी? SMC की। उसके बाद में कार्यकारिणी बैठक, एक कार्यकारिणी भी होती है। कार्यकारिणी के अंदर अमावस्या के दिन या फिर महीने में एक बार, वह कार्यकारिणी की बैठक अमावस्या के दिन होनी है या फिर महीने के अंदर एक बार होनी तय है। इसका कार्यकाल कितना होता है कार्यकारिणी का? 2 वर्ष। और कोरम जो गणपूर्ति होती है वो 1/3 सदस्य करते हैं। ये अपन को इंपॉर्टेंट है जो ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं धारा 22 की। किसकी? धारा 22। धारा 22 के अंदर हम देखते हैं SDP स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम। स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब विद्यालय विकास योजना। ठीक है, कितने होता है इसका कार्यकाल? इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष। ठीक है, धारा 22 के अंदर स्कूल डिपार्टमेंट प्रोग्राम, ठीक है, उसके अंदर 3 वर्ष का जो है इसका कार्यकाल होता है। धारा 23 जो है जो अपने लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वह शिक्षक बनने के लिए जो न्यूनतम योग्यता होती है क्या होती है? वह रीट को पास करना पड़ेगा या फिर RTET, UPTET जो भी होता है एग्जाम, या फिर CTET, उनको क्वालिफाई होगा, तभी अपन जो है शिक्षक बनने के लिए योग्य रहेंगे। तो ये होता है पात्रता परीक्षा जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, रीट या CTET या फिर RTET जो भी है उसका पास होना आवश्यक है। उसके बाद में बात करते हैं धारा 24 की। धारा 24 है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है धारा 24? इस कारण महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके अंदर जो है शिक्षक के है जो अच्छे शिक्षक के या फिर शिक्षक के क्या क्या दायित्व होने चाहिए, वह शिक्षक बन गए अपन को देखो रीट पास हो गई, ये पास हो रीट 23 के अंदर हो गई। उसके बाद में अपन 24 के अंदर शिक्षक बन गए। ठीक है, शिक्षक बन गए तो शिक्षक के दायित्व को अपन को जानकारी लेनी चाहिए। किसके अंदर है? धारा 24 के अंदर है। और पहली चीज तो ये है कि शिक्षक को जो है हमेशा वेल मेंटेन होकर मतलब समय पे विद्यालय जाना चाहिए। शिक्षक खुद ही लेट आएगा तो बच्चे तो उल्टा लेट आएंगे, तो शिक्षक को बच्चे से पहले जाना पड़ता है। उसके बाद में दूसरा है सिलेबस टाइम से पूरा करना। तो शिक्षक का दायित्व बनता है वो जिस विषय का भी अध्यापन करा रहा है उसका सिलेबस जो है वो समय पर पूर्ण करे। उसके बाद में हम बात करते हैं स्टूडेंट के लर्निंग रिकॉर्ड की। किस विद्यार्थी का लर्निंग रिकॉर्ड कैसा है, समय समय पर उसका टेस्ट लिया जा रहा है नहीं लिया जा रहा है, हम जो सिखा रहे हैं वो बच्चा सीख रहा है नहीं सीख रहा है। तो ये होता है बच्चे का जो है लर्निंग रिकॉर्ड बनाना। तो वो भी जो है शिक्षक का दायित्व रहता है कि स्टूडेंट का जो है विद्यार्थी को जो है लर्निंग रिकॉर्ड बनाया जाए। उसके बाद में होता है कि समय समय पर जो पेरेंट्स मीटिंग होती है PTM, ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, तो वो भी विद्यालय के अंदर जो है उसका आयोजन किया जाए और अभिभावकों को बच्चे की वास्तविक स्थिति के बारे में अवगत कराया जाए। तो ये होती है, ठीक है, अभिभावक से वार्ता करना। तो ये जो है टीचर के प्रमुख दायित्व है। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे और एक बार के लिए आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और क्लास को जारी रखते हैं। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं धारा 25 के बारे में। 24 अपने देख रहे थे, 24 जो है विद्यालय के अंदर जो है टीचर का जो क्या दायित्व होना चाहिए उसके बारे में था। अब धारा हम बात कर रहे हैं 25 की। धारा 25 के अंदर हम देख रहे हैं धारा 25 के अंदर छात्र अध्यापक रेशो क्या है, छात्र अध्यापक अनुपात के बारे में जो है बताया गया है कि कितने विद्यार्थियों के ऊपर कितने छात्र होने आवश्यक है। तो इसके अंदर जो है 30 विद्यार्थियों के ऊपर
एक छात्र होना चाहिए। कितनी क्लास तक के? 1 से लेके कक्षा 5 तक जो है 30 विद्यार्थी के ऊपर एक छात्र को होना अनिवार्य है। उसके बाद में 6 से लेके 8 तक जो है 35 विद्यार्थियों के ऊपर एक छात्र को होना आवश्यक है। ठीक है, ये होगी यहाँ तक की बात। उसके बाद में अगर विद्यार्थी की संख्या 150 है प्लस शिक्षक है, ठीक है, 150 और प्लस शिक्षक है, तो वहाँ पे एक संस्था प्रधान का होना अनिवार्य है। ठीक है, संस्था प्रधान कब होगा? 150 प्लस जब विद्यार्थी रहेंगे और शिक्षक, तब यहाँ पे एक जो है संस्था प्रधान रहेगा। उसके बाद में बात कर रहे हैं अगर 200 प्लस विद्यार्थी हो किसी स्कूल के अंदर, किसी विद्यालय में, तो उसका रेशियो होगा 40/1। इसके अंदर हेडमास्टर को जो है छोड़ गया है, तो इसके अंदर क्या होगा? 40 विद्यार्थियों पर एक टीचर का होना अनिवार्य है। तो देख लीजिएगा आप। ठीक है, कितने हो जाएंगे फिर? 200 डिवाइड बाय 40, 1 0 1 0 4 5 20, मतलब कम से कम जो है इतने टीचर जो है होने अनिवार्य है। 40 से मतलब मिनिमम जो है 5 टीचर तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ हम देखते हैं जो है अपने आर्टिकल, जो सॉरी आर्टिकल का नाम आ रहा है बार बार, ज़्यादा आर्टिकल पढ़ के रहता है, तो वापस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसको काट देंगे, कोई नहीं। धारा 26 की हम बात करें। धारा 26 के अंदर है जगह आने का सिस्टम। क्या है? जगह आने का सिस्टम। धारा 26 अपने लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है अभी बताते हैं। इस किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों में से 10% जो है अधिक रिक्त नहीं होगा। क्या बोला? किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या का 10% से अधिक रिक्त नहीं होना चाहिए। मतलब 10% से ज्यादा जो है टीचर की जो है सीटें खाली नहीं रहनी चाहिए। तब अगर 10% से नीचे अगर सीटें खाली है, टीचर नहीं है विद्यालय के अंदर, तो वापस से जो है भर्ती निकालेंगे। क्या निकालेंगे? भर्ती, वैकेंसी आएगी और अपन को वापस मौका मिलेगा जॉब लगने का। ठीक है, तो ये अपने लिए अच्छी सिस्टम है धारा 26 अपने लिए। तो जगह आने का सिस्टम, किसी विद्यालय में स्वीकृत पदों की संख्या 10% से जब भी कम होगी तब जो है वैकेंसी आएगी और नए अध्यापकों का जो है चयन किया जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं धारा 27 की। धारा 27 के अंदर जो है अध्यापकों के जो है शिक्षण के अतिरिक्त अन्य क्या क्या कार्य होते हैं। वे अध्यापकों को शिक्षण के अलावा भी अलग से कार्य किए जा सकते हैं, उनके प्रावधान इसके अंदर है। धारा 27 के अंदर शिक्षण के अतिरिक्त कार्य किसके है? अध्यापक बोले शिक्षण के अतिरिक्त कार्य। ठीक है, तो इनकी चर्चा हम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है? आपदा राहत कैंप, आपदा राहत कार्य। उसके बाद में दूसरी कंडीशन के बाद कब आएगी? शिक्षक मतलब चुनाव कार्य के अंदर जो है टीचर्स की ड्यूटी लगाते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं जनगणना कार्य। ठीक है, जनगणना के लिए हो गया जनगणना कार्य। तो शिक्षण के अतिरिक्त जो है अध्यापक को कौन कौन से कार्य करने रहते हैं, तो उनका प्रावधान इसके अंदर है धारा 27 के अंदर। शिक्षण के अतिरिक्त आपदा राहत कार्य, कहीं पे समझ लो बाढ़ आ गई या फिर कुछ भी आपदा आ गई, जिसके अंदर राहत कार्य जो है वहां पे शिक्षक की टीम उतारी जाएगी ग्राउंड पे और जो है राहत कार्य का कार्य किया जाएगा। उसके बाद में चुनाव के अंदर, चुनाव जब आएगा तो जो है अध्यापकों को BLO बना दिया जाएगा या फिर चुनाव से रिलेटेड काम दिया जाएगा। उसके अतिरिक्त वेतन मिलता है उन्हें, लेकिन उनको ये काम करना रहता है, वो मना नहीं कर पाएंगे। इस कारण जो है इसके अंदर धारा 27 बोलती है, इसी कारण इनको अलग से ये काम करना पड़ता है। और जनगणना कार्य में जनगणना बताया प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में होती है, तो जनगणना कार्य जब होता है तब इनकी शिक्षकों को, टीचर को इनका दायित्व दिया जाता है और इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। तो ये हो गया अपने धारा 27। धारा 27 के बाद में जो धारा 28 है, धारा 28 भी काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन टीचर के लिए जो है थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है वैसे, क्योंकि टीचर को अच्छी सैलरी ऑलरेडी मिलती है, लेकिन फिर भी टीचर कुछ होते हैं जो पढ़ाते हैं, कई टीचर होते हैं वैसे तो धारा 28 के तहत जो है टीचर जो है क्या नहीं कर सकता? प्राइवेट
प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकता, विद्यालय टाइम में पढ़ाएगा, उसके अलावा कहीं पे भी बाहर पैसों के लिए नहीं पढ़ा सकता। बाकी ऐसे उसकी इच्छा है तो वो पढ़ा सकता है, वो फ्री है, ठीक है। तो टीचर क्या नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट नहीं पढ़ा सकता, प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकता। और प्राइवेट ट्यूशन देते हुए अगर पकड़ा गया तो उसके सस्पेंड होने के चांस है, फिर कई सारे जुर्माने या फिर अलग से दंड का जो है प्रावधान भी है उसके लिए। तो यहाँ तक एक बार देख लीजिए आप, क्योंकि बोर्ड अपने पास थोड़ा कम पड़ेगा, तो अपन आगे चलते हैं। धारा 25 हो गई, 26 हो गई, जगह सेक्शन 27 हो गई, शिक्षण के अतिरिक्त अन्य कार्य जो आप धारा चुनाव और जो है अपने जनगणना का कार्य हो गया। धारा 28 के अंदर जो है टीचर जो है ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएगा प्राइवेट। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अब हम बात करते हैं धारा 29 के बारे में। धारा 29 के अंदर जो है सीसीई मतलब पाठ्यक्रम को जो है विकेंद्रीकरण करने के लिए इसके अंदर प्रावधान है कि पाठ्यक्रम है उसका प्राइम टाइम में विकेंद्रीकरण किया जाए, समाहित करके कौन से टॉपिक रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए, उसके ऊपर विचार किया जाए, पुनर्निर्माण नवीनीकरण किया जाए, तो वो होता है विकेंद्रीकरण। धारा 29। धारा जो है 30, उसके अंदर जो है आरंभिक शिक्षा तक कोई फेल नहीं होगा, मतलब कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8वीं तक जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको फेल नहीं किया जाएगा। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, ये होगी धारा 30। धारा 31 से लेके धारा 34 तक जो है बाल संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत जो है इसके अंदर प्रावधान है बच्चों के लिए, तो जो है उनको बाल श्रम नहीं कराया जाएगा। ऐसे जो है अधिनियम इसके अंदर 2005 के बाल संरक्षण अधिनियम के दिन 31 से 34 तक। और धारा 35 जो अपने है निर्देश जारी करने की शक्ति का वर्णन। निर्देश जारी करने की शक्ति है विद्यालयों के अंदर टीचर को, तो उसका शक्ति का वर्णन किया गया है, किन किन परिस्थितियों में वो निर्देश जारी कर सकते हैं। धारा 36 अभी योजन के लिए पूर्ण मंजूरी गलत कार्य और कानून विरुद्ध होगा तो उसके लिए जो है मंजूरी नहीं दी जाएगी, ठीक है। बाकी अभियोजन के लिए पूर्ण मंजूरी है अध्यापकों को। और धारा 37 जो है सद्भावनापूर्ण कार्यवाही का संरक्षण जो है, इसका प्रावधान इसके अंदर धारा 37 के अंदर है। जो लास्ट वाली धारा है उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस कारण जो है मैंने इसके अंदर ज़्यादा डिटेल में ना लिखकर और ना इसको ज़्यादा डिटेल में समझाया है, क्योंकि और जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग देखोगे आप, वैसे धारा पढ़ोगे तो खूब सारी है, मीटर भी खूब सारा है, तो कुछ चीज़ें आप अपनी तरफ से भी आप प्रयास कीजिए ढूंढने का, तब आपको जो है कंटेंट मतलब हेल्पफुल लगेगा ऐसे, और लगेगा कि अपन कुछ पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।